NH2 हमारा किससे प्राप्त हुआ है? NH3 से। NH3 के यौगिक होते हैं, ये कौन होते हैं हमारे? NH2 होता है, NH4 प्लस होता है, और NH माइनस, ये NH होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है, ये -2 होता है। ये सब किसके यौगिक है? NH3। अब NH3 सेंटर क्यों है? क्योंकि NH3 में अष्टक नियम का पालन होता है। इसमें नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसमें हमें कराने पड़ते हैं। ये सारे मतलब इससे बनते हैं डेरिवेटिव होते हैं ये। ओके, अब ये देखिए नाइट्रोजन का नंबर कितना है? नाइट्रोजन का नंबर है हमारा कितना? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2, 2s2 और 2p3। 7 पूरे करने हैं ना, 2, 4 और 3, 7। अब हमारी बारीक अक्ष देखिए, बारीक अक्ष कौन सी है हमारी? ये वाली। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5। अब 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 3। जब 3 चाहिए तो इसकी बंध क्षमता कितनी होगी? 3 बंध बनाएगा। नाइट्रोजन हमेशा कितने बंध बनाता है? 3 बंध बनाता है, क्योंकि इसकी बंध क्षमता कितनी है? 3 बंध बनाने की ही है। अगर ये 3 बंध बनाएगा तो इसकी बंध क्षमता कितनी हुई? हमारी 3 हुई है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो नाइट्रोजन के अंदर जो अमोनिया होता है, अब अमोनिया में देखिए ये पहले से 3 हाइड्रोजन पूरे करके ये यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर होते हैं। ये हम सीखेंगे कैसे पता लगता है। 15वें समूह के पास में 1 लोन पेयर, 16वें समूह के पास में 2 लोन पेयर, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। समझाऊंगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, डोंट वरी। अब 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, नाइट्रोजन स्थायी है। अगर नाइट्रोजन पे 1, 3 हाइड्रोजन है तो ये क्या होता है हमारा? अमोनिया गैस। और अगर नाइट्रोजन पे से 1 हाइड्रोजन हटा के मैं एक एल्किल समूह लगा दूँ, R लगा दूँ, एक एल्किल समूह लगा दूँ, तो ये कौन कितने डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 डिग्री एमीन। दूसरा, अगर मैं नाइट्रोजन पे से, किस पे से? नाइट्रोजन पे से 1 और हाइड्रोजन हटा देता हूँ और 1 और एल्किल ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? बताइए, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 2 एल्किल समूह आ गए हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री एमीन। और तीसरा क्या है हमारा? जब नाइट्रोजन के तीनों ही बंध पर एल्किल समूह हो, तीनों ही बंध पर कौन से समूह? एल्किल समूह, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 डिग्री एमीन। अर्थात आप कैसे बताएंगे? देखिए, जब नाइट्रोजन पे तीनों एल्किल समूह है, जब क्या है? जब हमारे नाइट्रोजन पर तीनों ही एल्किल समूह है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 3 बॉन्ड बना सकता है, तीनों एल्किल है तो 0 हो गए। अगर किसी के पास में 0 हाइड्रोजन, किसी नाइट्रोजन के पास में 0 हाइड्रोजन है तो वो कौन है हमारा? GT 3 डिग्री। अगर किसी नाइट्रोजन के पास में 1 हाइड्रोजन है, कितना? 1 हाइड्रोजन है, तो ये हमारी कितनी डिग्री एमीन है? ये हमारी कितनी है? 2 डिग्री। तभी जब 3 में से 1 हाइड्रोजन है, 2 एल्किल समूह पे होंगे तो 2 डिग्री। और अगर मतलब सही तरीका तो एल्किल के सापेक्ष होता है, ये तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितनी डिग्री होगी? 1 डिग्री। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। एल्किल ग्रुप के मान वो कुछ भी रख सकता है, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, कुछ भी रख सकता है। एल्किल ग्रुप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। CS तो उसमें क्या होता है? CnH2n+1, R की वैल्यू N की वैल्यू 1 रखने पर CH3, फिर C2H5, फिर C3H7, ऐसे करते हैं ना, तो एमीन की डिग्री भी आपको क्लियर होगी। चलो मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से पहचानना होगा। देखिए, जैसे अभी ये यौगिक सपोज कीजिए आपको नहीं पता है ये क्या है, ये यौगिक अभी आपको नहीं पता है, इसका नाम है एनिलीन। ये हमारा टॉपिक है, अभी सीखेंगे हम इसे भी। ये बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो एनिलीन होता है। अब आपको ये बताना है कि ये कितनी डिग्री एमीन है। NH2 ग्रुप होती है, एमीन होगा। अभी कितनी डिग्री है? अब आपको कार्बन कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बंद रेखा प्रदर्शन सीखने के बाद आपको नज़र भी आएंगे। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री होता है, अभी बताया था मैंने। 1 होता है तो 2 डिग्री होता है, 1 भी नहीं होता है तो 3 डिग्री होता है। तो कितने हाइड्रोजन है इसके पास में? 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के, तो ये कितना होगा हमारा? ये कितना होगा हमारा? 1 डिग्री एमीन। ठीक है। अगर आपको कोई यौगिक ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे करके, अभी ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये कितनी डिग्री एमीन है? ये देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 1 हाइड्रोजन, तो ये कितनी डिग्री है हमारा? 2 डिग्री एमीन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम किसे बोलेंगे, एमीन में। एमीन में हमेशा नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप या कितने हाइड्रोजन है उसके सापेक्ष बताया जाता है, ये आपने इसमें समझ लिया है। तो एमीन की डिग्री थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे भी कार्बन वैसे भी चेक होते हैं एल्किल समूह के, बट यहाँ पे उनकी तरह रूल नहीं होते हैं। यहाँ पे एल्किल ग्रुप देखने होते हैं नाइट्रोजन पे कितने लगे हैं, 3 एल्किल ग्रुप 3 डिग्री, अगर 2 एल्किल ग्रुप है 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और 1 एल्किल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ओल्ड ट्रेडिशन, पुराने प्रचलन के अनुसार जब हम नामकरण करते थे तो उसमें एक चीज़ काउंट होती थी, वो भी आपको थोड़ी सी जान लेनी चाहिए। एल्डोल, संगणन, कैनिजारो अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में आपको काम आएगा। देखिए यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे कौन क्या है हमारा, कोई x है, और x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, x हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब हमारा क्रियात्मक समूह है। x क्या है हमारा, कोई क्रियात्मक समूह है। अब देखिए x यदि हमारा कोई क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, आज के समय में क्या है कि हम नंबरिंग कर देते हैं, ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसे ही मैं क्या कर देता हूँ, पीछे लगा देता हूँ CH3, एक कार्बन और बढ़ा दिया है मैंने। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है हमारा, जैसे हमारा OH हुआ, COOH हुआ, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अर्थात जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। उसके परले कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन, उसके परले कार्बन को बोला जाता है अल्फा, बीटा और गामा, उसके परले वाले को बोला जाता है डेल्टा। क्या बोला जाता है, डेल्टा। और उससे परले वाले कार्बन को बोला जाता है ओमेगा। क्या बोला जाता है, ओमेगा। तो ये आप समझे ना, अल्फा, बीटा, गामा और अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमेगा। ओमेगा का एक यौगिक हम पढ़ते हैं ओमेगा कैप्रोलैक्टम, उसके बारे में भी बात करेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक फाउंडेशन जमा रहा हूँ कि अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं। अब वे पूछता है कि अब मैं आपसे पूछूँ कि इसमें कितने अल्फा कार्बन है, तो आप बोलोगे एक ही अल्फा कार्बन है। अब मैं आपसे पूछूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ये काम आएंगे। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, ये ऐसे ही नोट कर ले आप, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ही नोट कर ले, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखनी है आपको, ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है, क्योंकि ये तो बेसिक है, तो याद रखना है। तो याद रखने के लिए यही नोट कर ले आप मेरी लैंग्वेज। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये होते हैं बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वे होते हैं गामा हाइड्रोजन। तो ये ऐसे ही होता है। हमें मेनली किससे डील कर रहे हैं अपनी कार्बनिक रसायन के अंदर, अल्फा हाइड्रोजन से डील कर रहे हैं। हमें जो पढ़ने हैं वे अल्फा हाइड्रोजन वाले पढ़ने हैं। तो जब भी आपको अल्फा हाइड्रोजन पहचानने हो तो आपको क्या बात याद रखनी होगी, आपको ये बात याद रखनी होगी कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ही हमारा कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है। अल्फा का पड़ोसी कौन सा होगा हमारा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ऐसे करके हमारे सारे कार्बन के नाम दिए जाते हैं। कर लोगे ना आप ये। अब इनके बारे में, अभी अल्फा कार्बन के बारे में एक बात और बताऊंगा मैं आपको। अल्फा कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए। अभी जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको संकरण सिखाऊंगा ना, संकरण क्या होता है, तो संकरण के अंदर आपको बताऊंगा कि अल्फा कार्बन होने के लिए उसे sp3 होना आवश्यक है। sp2 और sp कार्बन अल्फा कार्बन नहीं हो सकते। ये वैसे भी ये वाला कार्बन जो है ना वो sp3 ही है, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल है। ये आप सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई थिंक आपको थोड़ा कार्बनिक यौगिक के बारे में आज पता लगा होगा, किसे कार्बनिक यौगिक हम ये बोलते हैं, क्या उसके बारे में क्या सिद्धांत थे, स्टार्टिंग में क्या माना जाता था, बाद में क्या हुआ। उसके बाद आधुनिक परिभाषा हमारी कैसे आई है, किन यौगिक को हम कार्बनिक बोलते हैं, ये बात आप जरूर याद रखिए। अगर आपको ये बोल दिया कि ये कार्बनिक है तो कार्बन जरूर होगा, पर यह आवश्यक नहीं है कि कार्बन है तो कार्बनिक ही आवश्यक है। कार्बन के यौगिक आवश्यक नहीं है कि कार्बनिक हो, परंतु हर कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ गए ना आप। ये चीज़ आपको कवर हो गई होगी। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको ये जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, ये डेली साथ साथ ही कवर करने होंगे। हम क्या करेंगे दिसंबर तक
दिसंबर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। दिसंबर तक मैं आपको रिएजेंट अभिकर्मक की नॉलेज भी इतने अच्छे से करा दूंगा कि अगर आपके सामने एक रिएक्शन है तो आप बता देंगे इसका उत्पाद क्या है, क्योंकि यही हमारा बोर्ड का कंसर्न होता है कि हमें दिया जाता है कि इससे क्या बनेगा। उसके लिए हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, अभिकर्मक की। अलग से अभिकर्मक की क्लास भी होगी और प्रैक्टिस तो इतनी कराऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन करनी आ जाएगी, परंतु उसके लिए अभी आपको बहुत बेसिक चीज़ें सीखनी होगी। जैसे आप बेसिक कवर कर लोगे आई थिंक आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास।